बड़े हैं तो हमसे गलती नहीं हो सकती, सब एक दूसरे को राम राम जी बोलकर बोलते हैं। अगर आप जापान घूमने आओगे तो सारा ब्लेम गवर्नमेंट को भी नहीं जाता, कुछ तो ये सब गलत मानते हैं। और पनीर तो मैंने अब तक नहीं आया। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल और आप सभी का स्वागत है एक नए व्लॉग में। अभी हुए मॉर्निंग के 5:45 और मैं आई हूँ वॉक पर। वेदर दिखाती हूँ आप लोगों को। तो आज का वेदर कुछ ऐसा है, वैसे बारिश नहीं आएगी लेकिन हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं और मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है 11-12 बजे तक थोड़ी सी धूप निकल आएगी। आई डोंट नो आपके यहाँ होता है कि नहीं है, हमारे लोकल टाउन में तो ऐसा होता है, अगर लोकेलिटी के बीच में ऐसे प्लॉट खाली है ना, कोई ना कोई उसमें कूड़ा डालता रहता है और उसे कहीं ना डंप कर करके कूड़े का प्लॉट बना देते हैं। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, अगर प्लॉट है किसी का तो वो नीट एंड क्लीन ही है, एज इट इज रहेगा, कोई भी ऐसे गार्बेज नहीं डालता। हमारे हरियाणा में तो सुबह सुबह सब एक दूसरे को राम राम जी बोलकर बोलते हैं। जैसे जस्ट सपोज आप मॉर्निंग वॉक पर गए, जो भी मिलेगा वो सब आपको यही बोलेगा राम राम जी, राम राम जी। लेकिन जापान में बोलते हैं ओहायो गोजाइमास। इसका मतलब होता है गुड मॉर्निंग। और जो टिपिकल जापानीज होते हैं वो बस मस मस ऐसे बोलते हैं। लेकिन जैसे हम लोग न्यू लर्नर है तो हम लोग तो पूरा ही बोलते हैं ओहायो गोजाइमास। यहाँ पर आज चलने में तो मजा आ रहा है, बट पॉइंट है कि आफ्टर बारिश ना मच्छर बहुत ज्यादा हो गया। आपके यहाँ पे भी मच्छर है कि नहीं वो कमेंट करो। यहाँ तो जापान में अभी बहुत ज्यादा है और छोटे छोटे मच्छर ज्यादा है जो दिखते भी नहीं, आंख में चले जाते हैं। ये है इस पूरी लेक का नोटिस बोर्ड, जहाँ पर क्या क्या इवेंट होने वाले होते हैं वो नोटिस लगता है। क्या क्या इंस्ट्रक्शन है इस पूरे पार्क की या लेक के किनारे की वो सब बताया होता है। डॉग का लिखा है कि लेट टेक द डॉग पूप होम। ये लोग अपने घर ले जाते हैं, आई थिंक फिर फ्लश करते हैं या गार्बेज में डालते हैं वो मुझे नहीं पता, बट ये सब यहाँ पर इंस्ट्रक्शन गिवन है। मुझे आज भी याद है यार, जब हम नोएडा सोसाइटी में रहते थे ना, ये हॉट टॉपिक होता था, पता है, कुत्ते की पू यहाँ पर पड़ी है, कुत्ते की पू यहाँ पड़ी है, लोग इन्हें बाहर नहीं ले जाते वॉक करने के लिए, लोग इनकी पू नहीं उठाते। और जापान में ये ऐसा नहीं है, जापान में ये कॉमन है। जो भी जिसके पास भी डॉग होता है वो अपने साथ एक बैग रखता है, उसमें सारे अपने जो भी जरूरतमंद चीजें होती है उससे रिलेटेड वो सब रखता है। और जैसे ही डॉगी पू करता है, कई बार तो मैंने देखा इन लोगों को उसमें से एकदम जब वो करने वाला था उसके नीचे ही हाथ लगा लेते हैं। आई डोंट नो, मतलब मैंने तो कभी डॉग नहीं रखा है और मुझे थोड़ी सी मतलब ऐसे आती है, लेकिन जिसने भी रखा है इट्स अच्छा ही है। मैं ऐसे नहीं बोल रही कि नहीं रखना चाहिए या डॉग बुरा होता है, अच्छी बात है, लेकिन मतलब एकदम से वो करता है और उसके एकदम हाथ लगा लेते हैं और उसको पन्नी को रैप करके अपने बैग में डाल लेते हैं। हर छोटे छोटे इंटरवल पर ये इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। और ये देखो, वैसे तो ये हर जगह जापानीज ही प्रेफर करते हैं, बट ये चीज इन्होंने यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखी हुई है। कल ही मैंने एक वीडियो देखी थी, एक लेडी ना मतलब बता रही थी कि अभी न्यू हाईवे बना था और वहाँ पे बढ़िया वॉशरूम थे, बट एक हफ्ते बाद तक सारे वॉशरूम टूट गए, सीट टूटी हुई थी, फ्लश टूटी हुई थी। बट जापान में ना आपको ऐसा कहीं नहीं देखने को मिलेगा, जितना अब तक मैंने देख लिया 1-1.5 साल में। हर जगह प्रॉपर आपको वॉशरूम मिलेगा। ये पूरा पार्क है, इस पार्क में आपको हर एक वॉकिंग डिस्टेंस पे वॉशरूम मिलेगा, जैसे यहाँ पे भी गिवन है। इस केस में ना सारा ब्लेम गवर्नमेंट को भी नहीं जाता, कुछ तो लोगों को भी जाता है। लोग यहाँ पर जो यूज करते हैं ना, बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से यूज करते हैं। अपने यहाँ पे क्या है, मैंने यूज कर लिया, बाहर में जाए जनता कुछ भी हो पीछे, तो वो चीज गलत है। सबको मतलब ये एक बेसिक हैबिट होनी चाहिए कि जब भी आप टॉयलेट वगैरह यूज करो तो एक बार उसको देख लो कि हाँ वो क्लीन है कि नहीं जब आप वहां से जा रहे हो। और थोड़ा सा गवर्नमेंट का भी रोल है कि वो थोड़ा अच्छा क्वालिटी का वहाँ पे चीजें लगाए, वहाँ पे प्रॉपर वर्कर लगाए जो उसकी टाइम टू टाइम सफाई करता रहे और उसको चेक करते रहे। क्योंकि कई टॉयलेट तो ऐसे होते हैं जिसमें पानी ही नहीं होता, तो आधे गंदे तो वो उस वजह से भी होते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखने से आई थिंक वो थोड़ा सा मैनेज हो जाएगा। आज एक्चुअली मैं अपोजिट साइड से आई हूँ। सो यहाँ पर देखो एडमामे हैं काफ़ी सारे और ये पत्ता गोभी है, वो भी एडमामे ही है। अब शायद गर्मियों की सब्जियां लगनी स्टार्ट होंगी। जहाँ तक मुझे लग रहा है ये व्हाइट पेठे की बेल होगी। देखो व्हाइट दिख रहा है ना लाइन में, इन सब में बेल होती है ऑलमोस्ट। यार ये ड्रग स्टोर ना बंद हो चुका है परमानेंटली और इसी का सेम आगे जा चुका है 1.2 किलोमीटर, लेकिन पता नहीं इसे डिसमेंटल क्यों नहीं कर रहे। तो लो जी, पूरा 1 आवर 15 मिनट का वर्कआउट करके, वॉकिंग करके, नेचर को देखकर, सबको ओहायो गोजाइमास बोलकर अब दिनचर्या शुरू करने का समय हो गया। घर चलते हैं, चलकर देखते हैं क्या बनाना है। वैसे तो मेरे दिमाग में है उपमा बनाऊंगी और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में रहेगा बनाना शेक। तो यहाँ पर अब तैयारी कर रही है ब्रेकफास्ट की, जिसमें बनेगा उपमा। उसकी सारी चीजें रख ली है। ये फ्रोजन मटर प्लस कॉर्न
और आज वेजिटेबल्स में सिर्फ यही डालेंगे, वैसे कैप्सिकम भी रखे हैं बट वो नहीं डालेंगे, सिंपल बेसिक सा बनाएंगे। वैसे तो उपमा के लिए क्या है, बारीक सूजी बढ़िया लगते हैं, लेकिन ना इस बार मेरे पास ये मोटी सूजी आ गई है तो मैं इसी से बना रही हूँ। आप इसे घी में भी रोस्ट कर सकते हो, मैं इसे ड्राई रोस्ट करती हूँ बिल्कुल ही। वैसे तो आप इसे तेल में भी बना सकते हो बट मैं तो हमेशा प्रेफर करती हूँ इसे घी में ही बनाना। 1 कड़छी घी डालेगा, इसे में रोस्ट कर लेंगे हम पहले मूंगफलियाँ। आज मेरे पास मूंगफली थोड़ी है इतनी सी, बट कोई नहीं, इसे से काम चला लेंगे। एज यूजुअल साउथ इंडियन फूड बन रहा है तो राई तो जाएगी इसमें, प्लस कड़ी पत्ता। मेरे पास ना ड्राई कड़ी पत्ता है, आप फ्रेश लीव्स डाल सकते हो। प्याज, जब ये वाली स्टेज आती है ना बहुत डेंजरस लगती है कभी कभी। वैसे तो मैं ऐसे डालती हूँ, 1 कप अगर सूजी लिया तो मैं 3 कप इसके पानी डाल देती हूँ। आज थोड़ी मोटी सूजी है तो मैं इसके 3.5-4 कप डालूंगी। बाकी पानी का अंदाजा ना खुद से ही आता है, कितना ही मेजरमेंट से बना लो खुद से ही पता चलता है कि इसमें कितना पानी जाएगा। एक उपमा में, दाल में, और दूसरा होता है नमकीन चावल में। अब जब तक इसमें बॉईल आएगा तब तक समेट लो अपनी बाकी की चीजें, ताकि साथ के साथ किचन में क्लीन होती रहे। जैसे ही पानी गर्म हो जाए अब इसमें डाल देंगे हम सूजी। सबसे इजी लगता है उपमा बनाना मुझे। जब ये ऐसे सेमी सॉलिड टाइप हो जाएगा ना तब हम इसमें सारे वेजिटेबल्स डाल देंगे। साथ में अब मैं बना रही हूँ बनाना शेक, जिसमें मैंने सारे सीड्स वगैरह एज यूजुअल डाल लिए हैं। थोड़ा सा डालेंगे दूध, तो ये हमारा सुंदर सा कलरफुल सा उपमा बनकर रेडी है। 1 hour later. एक्चुअली शाम को मुझे बनाने हैं मूंग दाल के लड्डू, तो अभी मैं इसे धोकर रख रही हूँ, धूप में रख दूंगी, सूख जाएगी थोड़ी अच्छे से। इसको 3-4 बार वॉश कर देंगे। अब मैं इसे ना रोस्ट कर रही हूँ ताकि जब शाम को मैं इसे बनाऊं तब तक ये ठंडी हो चुके हो। अब ये ठंडा हो चुका है। मैं सोच रही हूँ वॉक पे जाने से पहले इसे थोड़ा सा ग्राइंड भी कर जाती हूँ, आकर बस घी में रोस्ट करके लड्डू बनाने होंगे। सेम कंटेनर में नारियल ग्राइंड कर लूंगी। अब इसमें थोड़े से बादाम डाल देंगे। सोच रही हूँ थोड़े से तिल और डाल देती हूँ, मेरे पास एक्चुअली रखे हैं। वैसे तो ये ओ माय गॉड, इसमें कर लेते हैं, अगर गिरेगा भी तो। अभी क्या हुआ ना, आटा रखा था इसके आगे कुट्टू वाला, वो गिर गया पूरा। थोड़े से तिल डाल लेंगे। नारियल को पीसने में ये दिक्कत आती है कि ना इसमें ऑयल होता है, वो चिपक जाता है, बार बार खोल के वो ग्राइंड करना होता है। तो तैयारी मैंने पूरी कर दी है, अब बस आकर बनाएंगे। अभी चलते हैं। और अब बनाते बनाते याद आया कि देसी खांड भी नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि अब देसी खांड लेने जाना पड़ेगा इतनी दूर। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इवनिंग वॉक पर। वैसे आज मेरा प्लान था सिर्फ इवनिंग वॉक का ही, क्योंकि आज सच कुछ मुझे ग्रोसरी करनी नहीं थी, सब्जी वगैरह सब कुछ रखी है। और लास्ट वीक हमने सारी वेजिटेबल्स वगैरह खाई थी, तो इस वीक मैं सोच रही थी कि छोले, राजमा चावल ये सब खाएंगे, तो ऐसा कुछ लाना नहीं था। लेकिन गृहस्थी है, कुछ ना कुछ तो खत्म होगा ही होगा। तो जब वो बना रही थी मूंग दाल के लड्डू, तो मैंने सोचा कि अब बना के ही चलती हूँ, पूरा फिनिश करके ही चलती हूँ। पहले मेरे दिमाग में था बस मूंग फ्राई कर देती हूँ, फिर मेरे दिमाग में आया इसे ग्राइंड कर देती हूँ, फिर मेरे दिमाग में आया चलो ये भी थोड़ा सा जो ड्राई फ्रूट है ये भी पीस देती हूँ। फिर जब मैंने सोचा कि चलो बना के ही चलती हूँ, देखा तो देसी खांडी नहीं है, तो बस वही लेने जा रही हूँ। साथ में अपनी इवनिंग वॉक करेंगे। आज मैं आपको जापान के एक ऐसे कल्चर के बारे में बताती हूँ जो अगर आप जापान घूमने आओगे तो आप 1 या 2 दिन में ही, मतलब 1 या 2 दिन भी छोड़ो, जब आप एयरपोर्ट पे लैंड करोगे ना तभी एक्सपीरियंस कर लोगे। और बाकी आपने रील्स वगैरह में भी काफ़ी देखा होगा। मैं बात कर रही हूँ 2 जापानीज वर्ड जो है अरिगातो गोजाइमास और सुमिमासेन। तो ये 2 जापानीज वर्ड है जो यहाँ के लोग बहुत यूज़ करते हैं। शायद एक बंदा ये दिन में 50 से 60 बार तो इजीली यूज़ कर लेता होगा। इस टॉपिक को अभी कंटिन्यूटी में रखते हैं। पहले यहाँ चेक कर लेते हैं क्या कोई अच्छी सब्जी अवेलेबल है। तो यहाँ पर कोई सब्जियाँ अवेलेबल नहीं है। जापान में एक्चुअली एक कल्चर है मिया वाकू। इसका मतलब है कि ट्रबल करना, आपकी वजह से किसी को हर्ट होना या नुकसान होना, तो ये सब गलत मानते हैं। और इसी चीज़ के लिए ये इतना सॉरी, सुमिमासेन वगैरह बोलते हैं। सुमिमासेन एक सिंगल वर्ड के लिए आप नहीं बोल सकते हो। सुमिमासेन एक्चुअली
एक्सक्यूज़ मी के लिए भी यूज़ होता है, थैंक यू के लिए भी यूज़ करते हैं। और वैसे थैंक यू के लिए अरिगातो गोजाइमास भी है, लेकिन कभी कभी सुमिमासेन भी यूज़ होता है। ऐसे ही काफ़ी चीज़ों के लिए ये लोग यूज़ करते हैं और ये लोग ये इंश्योर करते हैं कि मेरी वजह से किसी दूसरे बंदे को तकलीफ ना हो। तो उस चीज़ को इंश्योर करने के लिए ये चलते चलते भी सुमिमासेन बोलते हैं। आप स्टोर में जाओगे तो कोई भी आपके आसपास से अगर मान लो वो निकलता है, स्टाफ निकलता है, वो भी बार बार सुमिमासेन बोलता है। तो ये यहाँ का एक कल्चर है। इंडिया में क्या होता है ना, अपना इतना फ़र्क नहीं पड़ता। मान लो चलते चलते अगर टक्कर भी होगी तब भी हमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। एक तो इतनी पॉपुलेशन है भाई, जो हो भी जाती है। अगर आप बात करो दिल्ली के राजीव चौक के मेट्रो स्टेशन की, तो भाई वहाँ तो राह चलते लोग भिड़ते रहते हैं। तो मतलब इतना सॉरी का कल्चर नहीं है। बट जापान में ये कल्चर है, चलते फिरते अगर आपसे टक्कर भी नहीं होगी ना, अगर कोई साइड से भी जा रहा होता है तो वो भी सुमिमासेन ऐसे बोलता हो जाता है। बाकी अरिगातो गोजाइमास तो है ही है। और मुझे ऐसा लगता है अरिगातो गोजाइमास जितना टूरिस्ट यूज़ करते हैं उतना ये लोग यूज़ नहीं करते हैं। और ये लोग ना अपने फैमिली रिलेशन में भी, जैसे मान लो हमने पिकनिक वगैरह पे भी काफ़ी देखा है, बच्चों से कोई गलती होगी या उन बड़ों से कोई गलती होगी, बच्चों को भी ये लोग बार बार सॉरी बोलते रहते हैं, सुमिमासेन बोलते रहते हैं। तो मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि बड़े हैं तो हमसे गलती नहीं हो सकती, हम सॉरी नहीं बोल सकते, नहीं, ये हर किसी को बोलते हैं। ज़रूरी नहीं है सिर्फ टूरिस्ट या फॉरेनर्स को, नहीं, मतलब ये अपने पर्सनल रिलेशन में भी काफ़ी एक दूसरे को सॉरी और सब कुछ बोलते हैं, क्योंकि यहाँ का कल्चर ही है। ये लोग चाहते नहीं है कि इनकी वजह से किसी को भी नुकसान हो, चाहे वो बच्चे हो, पेरेंट्स हो या फिर कोई भी आसपास का ट्रैवलर हो। पहुँच गई हूँ ड्रग स्टोर, सामान लेकर आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। देसी खांड लेने आई थी और अब देखो कितना सारा आइटम ले लिए। जब आ जाओ स्टोर में तो लगता है ये भी ले लो, ये भी ले लो, फिर आना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको डायरेक्ट मिलती हूँ घर पे। ये है भाई जापान का वेदर। जब आई थी कितनी तेज धूप थी ना, बढ़िया, और अब एकदम से बादल आ गए, मस्त ठंडा मौसम हो गया दोबारा से। जापान में डॉग्स को इतने प्यार से रखते हैं ना। अब ये आंटी इतनी बूढ़ी है, खुद ही आराम आराम से चल रही है, लेकिन डॉग को प्रॉपर गोदी में लेकर चल रही है, जैसे बच्चे को लेकर चलते हैं। तो चलिए जी, पहुंच गए हैं घर और अब फटाफट अपना जो बाकी का बचा हुआ काम है उसे निपटाते हैं। सबसे पहले तो बाहर से आते ही मुझे हैंड वॉश करने की बड़ी आदत है। कुछ तो जापानीज की लग गई है, कुछ कोविड के बाद से लग गई है। कोविड के बाद से ये परमानेंट आदत हो गई है। सारा प्रोसेस करके जाने का एक फ़ायदा होगा, अब फटाफट लड्डू बन जाएंगे। एक तो पता ही क्या है, मेरी इस गैस का यहाँ से सेल डाउन हो गया है, सेल लाना याद नहीं रहता। एक्चुअली क्या है ना, इसमें एक स्पेसिफिक सेल डलता है, ये मोटे वाला, इसके लिए मेरे को इसकी फ़ोटो खींच के ले जानी है, लेकिन कभी भी याद नहीं रहता। याद रहता तो बस खाने की चीज़, सुबह क्या बनेगा, दिन में क्या बनेगा, रात में क्या बनेगा। जब बढ़िया सा घी गर्म हो जाए उसमें मूंग डाल देंगे, बस इसे रोस्ट करके ठंडा कर लेना। मैं इसे ठंडा करके ले आई हूँ। अब इसमें हम डालेंगे देसी खांड। वैसे तो अगर मैं देसी खांड लाने से पहले प्रोसेस कर जाती तो और भी अच्छा था, ये जब तक और ठंडा होके मिलता मुझे, बट चलो कोई नहीं। लड्डू में मिठास की ना कोई कंजूसी मत करो। जितनी डाइट करनी है ना, 2 रोटी कम खा लो, लेकिन लड्डू में जो प्रॉपर मीठा होता है ना, उसे प्रॉपर करो। कई लोग क्या करते हैं, शुगर फ्री के चक्कर में मीठा कम कर देते हैं या फिर गुड़ डाल देते हैं। लड्डू जिस चीज़ के लिए फेमस है, उसकी मिठास और वो सब, वो प्रॉपर रहनी चाहिए। तो लो जी, यहाँ पर लड्डू बनकर रेडी हैं। ये मत सोचना कि 2 ही लड्डू बने हैं, एक्चुअली बाकी लड्डू बना के उसमें रख दिए टिफ़िन में। और अगर आपके पास टाइम हो तो आप छोटे छोटे भी बना सकते हो। मैं थोड़े लड्डू बड़े ही बनाती हूँ, दिन में चाहे आधा खा लो, लेकिन ये है कि ज़्यादा देर तक मैं ये इस वाले प्रोसेस को कर नहीं सकती, बोर हो जाती हूँ। सो ये हैं आज के हमारे लड्डू। एक शोगन साहब ने खा लिया, एक मैंने खा लिया, बाकी ये मैंने रख दिए और आई होप ये 1 वीक तो चली जाएंगे। तो यहाँ पर मैं अब बना रही हूँ सूप, मीज़ो सूप। और काफ़ी लेट हो गया एक्चुअली, हम लोग ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करने लगे थे, 8 बज गए हैं, तो मैं कहा चलो अब बना ही लेते हैं। और इसमें ये डालेंगे मीज़ो सूप का बेस पैकेट, साथ में ये है इसकी गार्निशिंग, और इसके साथ के लिए लाई थी मैं ये टोफू। ये टोफू मैं फ़र्स्ट टाइम लाई हूँ, पहले मैं इसे क्यूब साइज़ वाले टोफू लाती थी, तो मैंने सोचा चलो आज ये ट्राई करते हैं। और इसको लाने का एक रीज़न ये भी था क्योंकि स्टोर में मैंने जितने भी जापानीज़ को देखा ना, सभी इसी को उठा रहे थे, तो आई थॉट ये अच्छा ही होगा। तो इसे सिल्क टोफू कहते हैं और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। कि टोफू बेटर है। यहाँ पनीर तो मैंने अब तक नहीं आया, मतलब देखा है कि जनरल स्टोर्स में आ रहे हैं। वैसे आप फ्रोज़न आइटम के थ्रू मंगा सकते हैं,
बट स्टोर्स में नहीं आते हैं। यहाँ पे टोफू बहुत आता है, सोयाबीन का एक्चुअली बनता है ना ये, और हमारे रीजन में सोयाबीन होता भी काफ़ी है, तो इसलिए भी काफ़ी फेमस है। तो ये ऐसे पानी में आता है, पूरा पानी निकाल लो, और अब मैं इसके पीसेस कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ये मीज़ो सूप बन रहा है। ये अलग अलग उसके आते हैं, जो हम लोग लेके आए थे, हम लाए थे सोयाबीन प्लस राइस का। बेसिकली ये फर्मेंटेड फूड होता है, जैसे अपने यहाँ डोसा वगैरह होता है ना, वैसा ही। और इसकी स्मेल थोड़ी स्ट्रांग होती है, धीरे धीरे हैबिट पड़ेगी। अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो, अगर कोई जापान में रहता है तो। आई डोंट नो इंडिया में मिलता है कि नहीं, मैंने भी यहीं पे फर्स्ट टाइम खाया है मीज़ो सूप, और यहाँ ये बहुत हेल्दी माना जाता है। और इसी हेल्दी मीज़ो सूप के साथ आज का व्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल बेफिक्र इंजीनियर पर, और ज़िंदगी के छोटे छोटे लम्हे एंजॉय करते रहें।